नमस्कार मित्रों, आप सभी का एमसीक्यू क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को 250 प्लस यानी 250 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। यदि आपने ढंग से इन प्रश्नों को एक बार भी देख लिया तो हमारा विश्वास है कि प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरी लगन के साथ अंत तक देखना है। वह खुद की तैयारी का आत्मविश्लेषण भी करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस का सही आंसर पता है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास मेरे यानी अनिल कुंडलवाल के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यह है 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटड़ा, लोथल व मोहनजोदड़ो से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में, यानी जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था सेल खड़ी, जिसको स्टेटाइट भी बोलते हैं, इनका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका आंसर देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। इसके साथ आंतरिक और बाह्य व्यापार का भी काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? यानी कि उनकी जो सभ्यता थी वो शहरी थी या ग्रामीण थी? तो कौन सी थी? वो थी शहरी या नगरीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे पहले इन्होंने कपास का उत्पादन करना स्टार्ट किया था। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। और इन्होंने खोज कब की थी? तो ये की थी 1921 ईस्वी में। और आपको एक फैक्ट भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता भी यही हैं और उत्खननकर्ता भी यही हैं। अब देखते हैं इसी के साथ मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन था या खोज किसने की थी? वो की थी राखाल दास बनर्जी ने। कब की थी? ये की थी 1922 में। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो ये की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, यानी जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो था लोथल। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। कब की थी? ये की थी 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विभक्त था विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। आपको जिन जिन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं वो आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो कालीबंगा सभ्यता हुई थी घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अभी देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी रावी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है,
मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो कहाँ पे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी सिंधु नदी के किनारे पर। और हम बात करें लोथल की, तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? ये हुआ था भोगवा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। अब बात करते हैं कि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद या विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित था? तो ये स्थित था लोथल, यानी जो लोथल था वो गुजरात में स्थित था और ये हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम या अर्थ क्या है? ये सेम क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मर्तकों का टीला। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में किस पशु का उत्कीर्णन सर्वाधिक हुआ है? यानी जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें किस पशु का सर्वाधिक उकेरा गया है? तो ये उकेरा गया है बेल का, यानी जो बेल का उत्कीर्णन है वो सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय व्यवस्था थी, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी? तो ये थी मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। और ये कौन सी नदी के किनारे था? ये था चेनाब नदी के किनारे। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो वो कहाँ तक थी? वो थी देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है। अब इसी के साथ देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो कहाँ तक थी? वो थी आलमगीर, जो कि आता है उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो ये कहाँ तक थी? ये आती है सूतकांगेडोर, जो कि स्थित है बलूचिस्तान में। ये अपने को चारों सीमा याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये चलता है धोलावीरा में, यानी जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से प्रबंधित यानी मैनेज की हुई कहाँ मिली है? ये मिली है धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की, याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी या निदेशक कौन थे? तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है,
तो इसका आंसर भी अपने को याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई करवाई गई थी उसके प्रभारी या निदेशक थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? तो ये विश्वास रखते थे मातृ शक्ति में, यानी यहाँ पे जो देवियों की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार, यानी ऐसी जगह जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था, वो सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति थी ग्रिड पद्धति, यानी एक जाल की तरह जो संरचना होती है उस तरह से इन्होंने घर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल, जो कि स्थित है गुजरात में, वहाँ से अपने को डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युगल समाधान के प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल गुजरात से, यानी मेल और फीमेल दोनों के साथ में जो शव थे उनको गाड़ा गया था और उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है देमाबाद महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो जो अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मुंडी गोक और दूसरा है सोर्त गोई। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहूर में किन किन जानवरों का अंकन मिला है? तो इसमें मिला है व्याघ्र, हाथी, गेंडा, बेसा व हिरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये हुई गुजरात में, यानी जो सबसे ज़्यादा खुदाई में हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं वो मिले हैं गुजरात में। यह भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है, चान्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके ने। और ये खुदाई कब हुई थी? ये हुई थी 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल किसे का जो समय है वो कब से कब है? तो ये है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यानी जो ऋग्वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक का काल है उसके बाद का जो 400 वर्षों का काल है उसको माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या फिर ऐसा व्यक्ति जो सुसंस्कृत हो, उसको बोला गया था आर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रमण के नाम से। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। और ये क्या है? ये जो मैथ की ज्यामिति आती है, ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या था? यानी जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए थे वो सबसे पहले कौन सा लिखा गया था, उसके बाद कौन सा लिखा गया था और सबसे लास्ट में कौन सा लिखा गया था? तो सबसे पहले लिखे गए थे वेद, उसके बाद में लिखे गए थे ब्राह्मण, उसके बाद में आरण्यक और सबसे लास्ट में लिखे गए थे उपनिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है वेद त्रयी या त्रयी किन वेदों को कहा जाता है? तो ये 4 वेद हैं, इनमें से वेद त्रयी किन किन को कहा जाता है? ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन लगभग सभी वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जो मुंडकोपनिषद है उसके एक पार्ट से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन करना। यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुपालन से अपना गुजारा करते थे और उसी से अपना पेट और पालन पोषण करते थे। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को। यानी जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो है सामवेद। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यानी जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो ग्रंथ है जो सबसे पहले लिखा गया है वो कौन सा है? तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है गोधन यानी गाय को। यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे ज़्यादा धनी इंसान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद के किस मंडल में प्रथम बार शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ये मिलता है 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृति में कुल पुराण हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना करना। यानी जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे वो प्रकृति की उपासना में ज़्यादा विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो ये किया गया है इंद्र के लिए। यानी इंद्र भगवान के लिए कहीं कहीं पुरंदर भी यूज में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मर्त्योर माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य लिया गया है उपनिषद से। नेक्स्ट है अथर्ववेद में यज्ञकर्ता या पुरोहित को क्या कहा गया है? तो जो यज्ञकर्ता या पुरोहित थे उनको अथर्ववेद में कहा गया है ब्रह्म। अब बात करते हैं ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो यज्ञकर्ता या पुरोहित थे उनको होत्र कहा गया है। यजुर्वेद में बात कर लेते हैं तो यजुर्वेद में पुरोहित को बोला गया है अधर्व्यु। और जो सामवेद था उसमें बोला गया है पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्र। याद रखने हैं कि चारों वेदों में जो पुरोहित थे उनको क्या क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन हैं? तो इस दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लू कणाक या महर्षि कणाक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारतीय दर्शन हैं वो कितने हैं टोटल? तो वो हैं 6। यानी जो कुल भारतीय दर्शन हैं वो 6 हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महर्षि गौतम के द्वारा। दूसरा है सांख्य दर्शन, वो लिखा गया है महर्षि कपिल के द्वारा। तीसरा है योग दर्शन, वो लिखा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। फिर आता है मीमांसा या जिसको बोला जाता है पूर्व मीमांसा, ये दर्शन लिखा गया है महर्षि जैमिनी के द्वारा। और जो सबसे लास्ट है वो है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन, ये लिखा गया है महर्षि व्यास या बादरायण के द्वारा।
नेक्स्ट है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध या जिसको दासराज्य युद्ध भी बोला जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परूसणी या रावी नदी के तट पर। और जो ये युद्ध है दासराज्य युद्ध, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचित है? वो रचित है विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो ये आधारित है भारतीय दर्शन पर, यानी जो 6 भारतीय दर्शन है इन पे आधारित जो पुस्तकें हैं वो है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, यानी जो सबसे पहले लोह धातु का प्रचलन था वो था अतरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यानी चरक संहिता में किसके बारे में जानकारी दी गई है? तो ये है चिकित्सा से रिलेटेड। और ये लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये लिखी गई है महर्षि चरक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये शासन प्रणाली थी गणतंत्र शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से वेद से चलता है? यानी किस वेद में लिखा गया है कि कौन सा यज्ञ कैसे करना चाहिए और किस यज्ञ के क्या क्या नियम और विधि विधान हैं? तो ये लिखा गया है यजुर्वेद में। अब बात करें जादू टोना या टोटका की, तो ये लिखा गया है अथर्ववेद में। और जो संगीत से रिलेटेड शिक्षाएं और विधि विधान हैं वो लिखे गए हैं सामवेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। और अपने से पूछे कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल को। ये 6 मंडल है जिनको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अभी अपन ने देखा था कि जादू टोना और टोटका किस वेद में है? तो वो है अथर्ववेद में। तो इसी में आता है जादू माया और वशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? यानी ऋग्वेद कुल कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? मंडल अध्याय को बोल सकते हैं। तो इसमें कुल मंडल हैं 10। इसमें सूक्त की बात करें तो इसमें टोटल सूक्त हैं 1028। और श्लोक की बात करें तो इसमें लगभग 10,562 श्लोक लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में कि सभा व समिति किसकी पुत्रियां थी? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रजापति की पुत्रियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? यानी अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? तो ये कहते थे जब उच्च वर्ण पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की नारी के साथ हो तो ऐसे विवाह को कहा जाता था अनुलोम विवाह। इसी का अपोजिट होता था प्रतिलोम विवाह, जिसमें जो नारी थी वो होती थी उच्च वर्ण की और जो पुरुष था वो होता था निम्न वर्ण का। यानी जो अपर कास्ट का पुरुष का विवाह लोअर कास्ट की स्त्री से होता था
तो ये तो होता था अनुलोम विवाह है। और जब अपर कास्ट की लेडीज़ का विवाह है लोअर कास्ट के मेल कैंडिडेट से होता था, तो ये होता था प्रतिलोम विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो ये थे पाणिनि। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट अराइज हो रहा है कि जो प्राचीनतम व्याकरण है उसका नाम क्या है, तो उसका अपने को आंसर देना है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्म पुराण, यानी जो सबसे पहले लिखा गया था वो पुराण था ब्रह्म पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती नदी को, यानी जो सबसे पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है वो दी गई है सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसकी आधारभूत इकाई थी कुल, या जिसको कुटुंब भी बोल सकते हैं, इसको वैदिक समाज की आधारभूत इकाई माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो किस देवता को था? तो ये था प्रजापति को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ कौन सा था? तो ये था राजसूय यज्ञ, यानी जब राजा सिंहासन पर बैठता था पहली बार तो उस समय यज्ञ कौन सा करवाया जाता था? तो ये करवाया जाता था राजसूय यज्ञ। अब बात कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ की। तो ये कब करवाया जाता था? ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अपने से पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। तो ये कब किया जाता था? ये किया जाता था सूर्य प्रदर्शन के लिए और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यास नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो व्यास नदी को ऋग्वेद में कहा गया है विपाशा नदी। अब इसी के साथ ऋग्वेद में और नदियों को क्या क्या कहा गया है ये भी साथ ही देख लेते हैं। तो सतलज नदी को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है सतुद्री नदी। रावी नदी की अपन ने अभी पहले ही बात की थी कि रावी नदी को परुशनी नदी भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी को ऋग्वेद में कहा गया है अस्किनी। ये चारों फैक्ट अपने को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में कुल कितने संस्कार माने गए हैं? तो भारतीय समाज में कुल संस्कार माने गए हैं 16 संस्कार। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उससे लेके जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक उसके कुल 16 संस्कार माने गए हैं और वो उसको अपने जीवन के पर्यंत करने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। यानी जो विवाह सूक्त है उसमें प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो ये कहा गया है वरुण देवता को, यानी जो जल या समुद्र के देवता हैं वरुण देवता, उनको ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो ये कहा गया विष्णु भगवान को। यानी जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपने 3 कदम रखते हुए सारे जो लोक थे यानी तीनों लोकों को माप लिया था, तो इनको उपक्रम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी गणराज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी?
तो वज्जी गणराज्य की जो राजधानी थी वो स्थित थी वैशाली में। अब बात करते हैं गांधार गणराज्य की, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला में। मत्स्य गणराज्य की राजधानी देखें तो ये थी विराट नगरी बेराठ में। और बात करते हैं सूरसेन गणराज्य की राजधानी, तो ये थी मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है, यानी कुणिक किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अजात शत्रु को। और बात करें कि जो अजात शत्रु का नाम है वो श्रोणिक या श्रोणीय जो बिंबिसार का जो जैन ग्रंथों में नाम है वो क्या मिलता है? वो मिलता है श्रोणिक या श्रोणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी उदयन ने, यानी पाटलिपुत्र सबसे पहले किसने बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, वह उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, कौन था? तो ये थे कालाशोक, यानी कालाशोक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था काकवर्ण के नाम से। और इसके समय ही कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। अब अपने से पूछा जा सकता है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो कब हुई थी? तो इसका आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे सब्बाकामी, या जिनको सर्वकामी भी बोला जाता है, या बोला जाता है उनको यशाचार्य। इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, यानी पुराने समय में उज्जैन को अवंतिका बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का मृदभान या पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये माना गया उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाइडेस्पीच या झेलम या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सिकंदर व पुरु राज्य के राजा पोरस के मध्य। अब ये अपने से पूछा जा सकता है कि ये जो युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था झेलम व चेनाब नदी के मध्य। और कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवज्र, जो बनाई थी वृहदत्त ने। द्वितीय राजधानी की बात करें तो वो थी राजगृह, और राजगृह किसने बनाई थी? वो बनाई थी बिंबिसार ने। अब मगध की तृतीय राजधानी की बात करें तो वो थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? वो बनाई थी उदयन ने। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय। और ये कैसा ग्रंथ है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अपने से पूछे कि 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कौन से जैन ग्रंथ में मिलती है? तो उस जैन ग्रंथ का नाम हो जाएगा भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। दोस्तों, हम लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल व महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था?
तो इन जो दो गुप्त हथियार थे रथमूसल और महाशिला कंटक, इनका प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। और अपन बात करें कि नंद वंश का शासन कब से कब तक था, तो ये था 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 22 वर्षों तक नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? तो उस समय शासन था नंद वंश का, यानी लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और उस समय भारत में नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किसे भयानक सेना का स्वामी होने के कारण अग्रसेन व तेज गुस्सा होने के कारण उग्रसेन कहा गया? यानी अग्रसेन और उग्रसेन की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की व इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी राज्य की गद्दी हथियाने के लिए, और फिर इसी कारण से उसके जो पुत्र था उसने अजातशत्रु की भी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी वंश द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के धर्म ग्रंथ हैं? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं? ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक। और ये किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये रचे गए हैं पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था? तो जो इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था ये किया था कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे। और कब किया था? ये किया था 483 ईसा पूर्व में। यानी अपने से पूछे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो उसका जवाब अपने को देना है 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल नामक शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये संरक्षण प्रदान किया गया था सम्राट अशोक द्वारा। अब बात करते हैं कि जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 251 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। यह भी अपने को याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे तृतीय बौद्ध संगति में? तो ये थे मोगलीपुत्र तिस। अगला सवाल है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण। यानी बौद्धों के सबसे बड़ा स्तूप की बात करें तो वो है सांची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कब, कहाँ व किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो बात करते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। किस गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जात्रक गोत्र में। अब अगला क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। यहाँ से एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो तीनों के आंसर अपने को पता होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यानी गौतम बुद्ध ने सबसे लास्ट में जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था वो व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो पहला आंसर देखते हैं, कब हुई? तो ये हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी। और वर्तमान में बात करें तो पावापुरी वर्तमान में कहाँ है? ये है पोखरपुर बिहार में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। यानी सबसे पहले जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस महिला का नाम था महाप्रजापति गौतमी। अगला सवाल देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। कब हुई थी? ये हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। और किस नदी के किनारे हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी निरंजना नदी के किनारे। अगला सवाल देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो जो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो बुद्ध का गृह त्याग था उस घटना को क्या कहा जाता है? तो ये भी याद रखना है, उसको कहा जाता है महाभिनी स्क्रमण। महाभिनी स्क्रमण बोला जाता है गृह त्याग को। अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी वैशाली में। अगला सवाल देखते हैं, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। अगला सवाल देखते हैं, एशिया की रोशनी या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं आप। अगला सवाल है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्य वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे। अगला देखते हैं, जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। यानी अपन ऐसे बोले कि उसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो यानी उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान मिल गया है। अब देखें कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी जाम्बिक ग्राम में और रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। अगला सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब व कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था अजात शत्रु। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस बौद्ध संगति की जो मुख्य घटना थी वो थी सूत पिटक व विनय पिटक की रचना। यानी जो
3 पिटक थे त्रिपिटक, उनमें से पहले 2 पिटक हैं, उनकी रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, या कहीं कहीं इनको जामाली भी बोला जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म की महिमा है? वह कौन सा धर्म है? तो ये धर्म है जैन धर्म, यानी जो त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया जैन धर्म में। अब वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक धारणा, दूसरा है सम्यक चरित्र, और तीसरा है सम्यक ज्ञान। यानी अपने से पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर देना है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी सातवतों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ था? यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिन ग्राम में। अगला है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, यानी सबसे पहले जो देवकी का पुत्र कृष्ण था उसके बारे में बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र, या जिनको संभूति विजय भी बोला जाता है। और इसी समय जैन समुदाय दूसरे संप्रदाय में भी विभक्त हुआ था, उसका नाम था दिगंबर, और इसके संस्थापक थे भद्रबाहु। यानी जो जैन समुदाय है वो 2 संप्रदायों में विभक्त है अभी भी, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 300 ईसा पूर्व। कहाँ किया गया था? ये किया गया था पाटलिपुत्र में। और उस समय शासन किसका था? तो उस समय शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बात करते हैं, जो द्वितीय जैन महासभा हुई वो कब हुई? तो वो हुई थी 513 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? ये हुई थी गुजरात के वल्लभी नगर में, और इसकी अध्यक्षता की थी देव दर्दिनी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? तो ये दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री व पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान व हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो इनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा में। यानी एक जो संप्रदाय है वो देवी देवताओं की पूजाओं में विश्वास रखता है और दूसरा नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम जैन संगीति के मध्य। और किसके शासनकाल में? तो ये हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जो कल्पसूत्र है इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। और इसमें किनकी जानकारी मिलती है? तो इनमें महावीर स्वामी और जो अन्य जैन तीर्थंकर थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये थे शाक्य कुल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है संबोधि। यानी जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को एक नाम दिया गया है और उसको कहा जाता है संबोधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये बलवती हुई बूढ़ा, रोगी, लाश व सन्यासी के कारण। यानी सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी को देखा और एक अंत्येष्टि के लिए ले जाए जा रहे शव को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा। तो इन 4 दृश्यों के कारण जो बुद्ध में वैराग्य की भावना थी वो जागृत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अपने को डायरेक्ट श्रावस्ती भी मिल सकता है तो वो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार है अश्वघोष। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये माना गया है मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये प्रचलित हुआ हीनयान। और उत्तर के देशों की ओर बात करें तो वहाँ कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? वहाँ हुआ महायान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रमुख गुरु थे वो थे आलार कलाम। और अपने से पूछे कि द्वितीय गुरु कौन थे? तो वो थे रामपूत या उदक पिंडक। सबसे जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो होगा आलार कलाम को माना जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये थी चंदना। अब अपने से पूछा जाए कि चंदना कौन थी? तो ये थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या फिर जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है। और ये कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। और ये अभी अपन ने देखा कि कौटिल्य कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ये शासक थे अशोक। यानी अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम को मार डाला था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अशोक ने किसको अपनाया था? अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म को, और जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपनाया जैन धर्म को। याद रखना है दोनों फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसको बोला जाता था पर्ण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। और इसके बारे में फैक्ट याद रखना है कि जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य वंश ने। अब एक बार में देख लेते हैं कि मगध पर किस किस राजवंश ने शासन किया। तो सबसे पहले शासन किया वृद्धत वंश ने, फिर उसके बाद शासन किया हर्यक वंश ने, उसके बाद शासन किया नाग या शिशु नाग वंश ने, उसके बाद बारी आई नंद वंश की, और सबसे लास्ट में जो शासन किया वो किया मगध पर मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, और इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था, यह किस अभिलेख से साबित होता है? तो ये साबित होता है रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से, कि इस अभिलेख में बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था वो पश्चिम तक भी फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो इन शिलालेखों को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय व क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो ये हैं प्राकृत भाषा में, और लिपि की बात करें तो ये है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजदूत ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। यानी अपने से पूछे कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम पोलीब्रोथा किसने कहा? तो ये हो जाएगा मेगस्थनीज। नेक्स्ट है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति भी है मेगस्थनीज की। यानी जो मेगस्थनीज था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में ऐसे लिखा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये किया था बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व आरामाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सरएकुना या कंधार से। नेक्स्ट है डायोमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व या काण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? यानी गांधार शैली किस किस शैली से मिलकर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है भारत व ग्रीक या यूनानी शैली से मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महर्षि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो महर्षि चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क राजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन या यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? यानी शक संवत का आरंभ किस शासक ने किया था? तो ये क्या था? 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। और ये किस राजवंश का राजा था? तो ये था चेदी राजवंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? यानी गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो ये की थी हाल ने। और अपने से पूछे कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन, गुप्त, शुंग व चोल वंश का सही क्रम क्या होगा? यानी कौन सा वंश पहले आया था और कौन सा वंश बाद में? तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले था चोल वंश, उसके बाद में शासन किया शुंग वंश ने, उसके बाद में किया सातवाहन वंश ने, और सबसे लास्ट में जो शासन किया वो किया गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है सम्राट अशोक को। अब पूछे कि कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है देवपुत्र के नाम से। खारवेल की बात करें तो खारवेल को जाना जाता है कलिंग चक्रवर्ती के नाम से। अभी अपन ने देखा था कि कलिंग का महान राजा कौन सा था? तो वो था खारवेल। तो कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था खारवेल को। और महेंद्रादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कुमार गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। और बात करें गुप्त संवत्सर कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 320 ईस्वी से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था शक राजा रुद्र दमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था गोंदोफिनस के काल में। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये चलाई थी कड़फिसस द्वितीय ने। याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो ये धारण की थी शक शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? यानी जो सैनिक शासन पद्धति थी वो सबसे पहले भारत में किसके द्वारा चलाएगी? तो ये चलाएगी ग्रीको या यूनानियों द्वारा। अगला देखते हैं, चार धातुओं जिसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा आते हैं से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में कहा जाता था काड़सा पण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी डर्मेट्रियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाणों का संबंध किस जनजाति से था? तो ये था चीन के यूची जनजाति से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाणों का संबंध किस जनजाति से था? तो ये था चीन के यूची जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग काल में किन किन स्तूपों का निर्माण हुआ था? तो इस काल में हुआ था बरहूत का स्तूप, भाजा स्तूप, और जो सांची स्तूप था उसकी वेदिका और तोरण द्वार का। आज का 200वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में। यानी जो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। अपन ने 200 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अपने इस मेहनत के लिए एक बार दिल से लाइक कर दीजिए
और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिल सके आपके फ्रेंड्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अब इस ग्रंथ की जो लेखक है उनकी बात करते हैं, तो इनके लेखक हैं तिरुतक देवर। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अब बात करते हैं शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा इलांगो आडिगल ने। और मणिमेकलई ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा सीतले सतनार ने। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरेयूर विख्यात था कपास के व्यापार के लिए, और कपास का व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल राज्य का राजकीय चिन्ह था बाघ। अब बात करते हैं चेर राज्य के राजकीय चिन्ह की, तो वो था धनुष। और बात करें पांड्य राज्य के राज चिन्ह की, तो वो था मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल भूमि का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो तमिल भूमि का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कथानक में जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अब बात करें गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। और अपने से पूछे कि गुप्त कौन थे? तो गुप्त माने जाते हैं कुषाणों के सामंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति से किस शासक के बारे में पता चलता है? तो इस प्रशस्ति से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। और अपने से पूछे कि स्कंदगुप्त के बारे में किस लेख से पता चलता है? तो ये पता चलता है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी व गणितज्ञ था? तो ये था आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट की रचना की बात करें, तो आर्यभट्ट ने लिखा था ग्रंथ आर्यभट्टीय, और इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। सबसे महान खोज थी ये, तो याद रखना है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है समुद्रगुप्त को। अपने से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी देना है अपने को समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन है जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां संबंधित है गुप्त काल से। और इसमें क्या क्या है? तो इसमें है बौद्ध धर्म के चित्र और कलाकृतियां, यानी जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें बौद्ध धर्म के चित्र और कलाकृतियां उकेरी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, और इन मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ
किस मंदिर को माना गया है? तो ये माना गया है देवगढ़ के दशावतार मंदिर को। ये फैक्ट भी अपने को याद रखना है कि गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर का उदाहरण कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कविराज किस गुप्तकालीन शासक को कहा गया? तो ये कहा गया समुद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो ये कहा गया कहोम स्तंभ लेख में। यहाँ से एक क्वेश्चन वैसे ही अराइज हो रहा है कि शक्रोपम किसको कहा गया? तो उसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। और ये किस स्तंभ लेख में कहा गया? तो ये कहा गया कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये की थी वाकाटकों की सहायता से शकों का उन्मूलन करने के बाद में, या डायरेक्ट ऑप्शन ये भी दे सकता है कि शकों का उन्मूलन करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत 319 और 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये जो संवत था क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, यानी जो अपने राज्य आरोहण था उसकी याद में चलाया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले भारत का क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। और क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये लिखा था कालिदास ने। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इसके नायक थे अग्निमित्र। अब कालिदास के अन्य नाटकों की बात करें तो वो है विक्रमोर्वशीयम व अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। अब इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये की थी हरिसेन ने। और इसको उत्कीर्ण किसने किया था? ये किया था तिलभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी? यानी स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर समझा जाता था। तो ये समझा जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने शासन किया 329 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरण अभिलेख में। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर अपने को याद ही रखना है, ये हो जाएगा एरण अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासकों का शासन करने का क्रम क्या था? तो सबसे पहले जो मेन शासक थे उनके शासन करने का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले जो शासन किया था वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, फिर शासन किया था समुद्रगुप्त ने, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, फिर कुमारगुप्त और सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त ने। वैसे तो गुप्त वंश में बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन ये जो 5 शासक हैं वो ही मेन है और अपने को यही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त शासक को माना जाता है? तो ये माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी अपन ने देखा था
कि कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। और अपने से पूछे कि महाराजाधिराज की उपाधि किसकी उपाधि थी, तो ये थी चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व राज्योच्छेदता या सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये की थी समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किसने किया था, तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी और आगे आने वाले लगभग सभी गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान होने के साथ ही लेखक भी था, तो ये था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यानी अपने से पूछ ले कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। और उसमें किसकी जीवनी है, तो इसमें जीवनी है हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, तो यह आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यानी जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे, तो ये राज दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये निवासी थे थानेश्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था, तो ये था शशांक के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो ये क्या था नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना कब व किस उपलक्ष्य में की थी। यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, स्थापना कब की थी, तो हर्ष संवत की स्थापना की थी 606 ईस्वी में। और किस उपलक्ष्य में की थी, तो ये की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। यानी जब ये राजगद्दी पर बैठे थे तो उस समय इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों की रचना किसने की थी, तो ये की थी हर्षवर्धन ने। अभी अपन ने देखा था कविराज की संज्ञा भी दी गई है इनको। नेक्स्ट है, वर्तमान शाक्य मुनि व यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनसांग को। और हेनसांग ने जो अपना यात्रा का वर्णन है वो किस पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक का नाम है CU की। और ये भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहे थे, तो ये रहे थे लगभग 14 वर्षों तक। और इन्होंने भारत के लगभग सभी जगहों की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो ये है पंचतंत्र। और अपने से पूछे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, यानी किस शाखा के अंतर्गत सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक एज किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को।
अपने से इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल को कौन सी एज कहा जाता है। तो उसका आंसर अपने को क्या देना है, उसका आंसर देना है चालकोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो प्रयुक्त अनाज था गेहूं और जौ। तो इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं हड़प्पा से। और अपने से पूछे कि उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। और इनकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा। कब की थी, ये की थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये लिपि थी खरोष्ठी लिपि। यानी अपने से पूछे कि खरोष्ठी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो अपने को आंसर देना है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे। तो प्राचीन भारत में योद्धेय थे एक गणतांत्रिक जनजाति के लोग। अब हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस मैराथन क्लास का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल MCQ क्लासेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी के साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो यानी मध्यकालीन इतिहास के वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।